हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, अभी तक हमने ये बात देखी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भाई हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पढ़ना, फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई ह्यूमन राइट्स दुनिया में तो है, इंडिया में उसका क्या रोल है, इंडिया में किस तरीके से इंडिया ने इंप्लीमेंट करा है, क्योंकि हर देशों ने अपने अपने तरीके से ह्यूमन राइट को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। इस तरीके से इंडिया ने भी किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे। और यहां से आपको आपके फीमेल सुपरवाइजर में सवाल बनेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो जी देखेंगे, इसमें आप ह्यूमन राइट पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या एक्ट हमने पास किया रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ेंगे आप दोस्तों, उसका चेयरपर्सन कौन है, मेंबर कितना, कौन मेंबर को अपॉइंट करता है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ में जब ये वीडियो हमारा खत्म होगा, जब लेक्चर खत्म होगा, इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसके डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहे वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर दोस्तों, ठीक है। चलें दोस्तों, ह्यूमन राइट्स, चलो जी बात करेंगे दोस्तों हम ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। देखो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, अभी तक ये कॉन्टेक्स्ट तो हमारा हो गया कि भाई ह्यूमन राइट्स होते क्या है, एवोल्यूशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या है दोस्तों, इंडिया में क्या है देखते हैं दोस्तों। देखो द ईयर वाज 1993, द ईयर वाज 1993, द इंडिया ने, ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में एक लेजिस्लेशन दोस्तों पास किया, यानी कि एक एक्ट लेके आए दोस्तों, एक एक्ट लेके आए। आप देखेंगे उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो देखते हैं, देखो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 डिफाइन ह्यूमन राइट्स, वही थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं दोबारा से। द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, भाई जिंदगी, बंदे की लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंस, एनफोर्सबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। नंबर वन, ह्यूमन राइट्स, पहली बात एनफोर्सबल है बाय द कोर्ट्स इंडिया में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फीचर दोस्तों, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना पॉलिटी में, तो आप देखोगे सारे के सारे, जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तब आप उसमें देखेंगे यार ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाले गए हैं। तब आपको ये समझने बहुत आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। अगली वीडियो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखेंगे, समझिए आप। चलो, द नेशनल एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, दोस्तों नेशनल लेवल पे भी ये कमीशंस है हमारे, स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में ये कमीशंस बनाई गई हैं। आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न, प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अभी क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, हाउ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू बीइंग, क्या हिस्ट्री रही है, इस हिस्ट्री पे दोस्तों हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए वे बैक इन 1948 दोस्तों, 1948 में क्या हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल में आप देखेंगे इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो गया था दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में। और 1948 में दिसंबर 10, अगर आपको याद होगा, जिसे हम ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट डे भी बोलते हैं दोस्तों, इस दिन क्या हो गया, साइंड अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन में होता, तो उसमें दोस्तों साइन करने वाला एक मेंबर कंट्री इंडिया भी था दोस्तों, इंडिया भी था। अब ये सवाल भी आपको बनेगा, सवाल आपको ये बनेगा कि बताओ जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया 1948 में, तो क्या इंडिया उसका सिग्नेटरी मेंबर था? आप बोलेंगे जी बिल्कुल, ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर था इंडिया, ठीक है जी। इंडिया ने भी दोस्तों साइन किया, यस वी बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, और हम चाहते हैं कि ये इस तरीके के राइट्स जो है रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कलर, रेस, नेशनैलिटी, कंट्री, एक बंदे को ये जो है ह्यूमन राइट्स होने चाहिए दोस्तों। इंडिया ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, तब आपको पता लगेगा आर्टिकल 19 फ्रीडम्स की बात करता है दोस्तों, आर्टिकल 14, 15 इक्वालिटी की बात करता है दोस्तों, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेगी, जो बैंकिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, जो बैक करता है ह्यूमन राइट्स को। देयर आफ्टर बिटवीन 1968 से 1993, पहले तो दोस्तों इन्होंने साइन कर दिए, साइन करने के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो 1948 में बन गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ, 1950 में। तो 1950 में फंडामेंटल राइट्स में कई चीजें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हमने डाली, कई आर्टिकल्स डाले। देन उसके बाद देखेंगे 68
और 1993 के बीच में भी हमने काफी सारी चीजें की इंडियन गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करता था इंडियन स्टेट में। अभी हम देखेंगे उसको। इंडिया ratified several international treaties in relation to the protection of human rights that includes, वो रहने दें आप, क्या वो क्या includes है, covenant on civil and political rights, covenant on economic social cultural rights। पिछली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखा पहले आप उसको देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता लगेगा कैसे ह्यूमन राइट्स सामने आए। ठीक है, तो इंडिया ने भी उन सारे के सारे को क्या कर दिया दोस्तों, साइन किया दोस्तों। ठीक है, वो उसका एक सिग्नेटरी मेंबर है दोस्तों। ये दोस्तों इसके आगे चांद सितारा बना लो जो बनाना है। ये पॉइंट जो अभी डिस्कस हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। क्या बोलता है, इंडिया ने थ्रू इट्स पार्लियामेंट्री, ठीक है, पास्ट लैंडमार्क लेजिस्लेशन, दोस्तों एक लेजिस्लेशन पास की। लेजिस्लेशन पास करने का मतलब एक बिल को पास किया और ये बिल क्या बना दोस्तों, एक्ट बना। ठीक है जी, चलो जी, नेमली, और उसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, December 18, 1993। December 18 is not important, but 1993 is important। 1993 इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, चलो जी, 1993 में इंडिया में अब प्रॉपर विद एक्ट ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स कराया जाएगा। दोस्तों मेरी बात समझना, देखो फर्क होता है जब किसी चीज का एक्ट बन जाए और जब कोई चीज एक्ट में नहीं बनी है, दो फॉलो तब भी कर रहे हैं, फॉलो ह्यूमन राइट्स को तब भी किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स में भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जब कभी एक्ट बन जाती है ना चीज, तो उसका एक लीगल बैकअप होता है। लीगल बैकअप, फॉर एग्जांपल हमारे देश में अनटचेबिलिटी देखो बुरा भी माना जाता है कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन किसी बंदे की कास्ट। ठीक है, बट यहां पे लीगल बैकअप भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉर्म करता है तो बंदा ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यहां पे इससे पहले ऐसे प्रावधान नहीं थे। 1993 में पार्लियामेंट के थ्रू, अब दोस्तों एक मेरी बात और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्या बोलता है, पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुआ ना। जब पार्लियामेंट के एक्ट से कोई जो पास चीज होती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट का। आपको ये भी सवाल, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये भी पूछेगा, बोलेगा ह्यूमन राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज है क्या ये ओरिजिनल फीचर है, आप बोलेंगे ओरिजिनल फीचर नहीं है, ये बाद में एक एक्ट के थ्रू लाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, अगेन 1993 दोस्तों। ठीक है जी, इसी के साथ में, इस एक्ट के साथ में ही आप देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एक कमीशन है दोस्तों। ये कमीशन क्या, एक बॉडी है। ये बॉडी क्या देखती है, हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान रखती है। ठीक है, उसको प्रॉपर एनफोर्स करवाती है, कोई इंफ्रिंजमेंट ना हो जाए, उसकी वायलेशन ना हो जाए दोस्तों, इस पे ध्यान रखती है कौन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों सेंटर में भी होती है, डिफरेंट स्टेट्स में एक एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है दोस्तों। ठीक है, सेंटर में भी होता है और स्टेट में भी होता है। वॉज एस्टैब्लिश इन कॉन्फॉर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पेरिस, अक्टूबर 1991। दोस्तों मेरी समझना, ह्यूमन राइट कमीशन किस लिए बनाई गई, ताकि पेरिस प्रिंसिपल्स को एनफोर्स कराया गया। पेरिस प्रिंसिपल्स अगर आपसे पूछ ले, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पेरिस प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट आर सम प्रिंसिपल्स जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की दोस्तों। ठीक है जी, बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, एंडोर्स बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन दिसंबर 1993 दोस्तों। चलो आगे, द पेरिस प्रिंसिपल इज सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, विच फ्रेम एंड गाइड द वर्क ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों उनको क्या करता है, गाइड करता है, उनको एक फ्रेम देता है, यानी कि उनको एक ढांचा देता है किस तरीके से आपको काम करना है, किन किन फील्ड में आपको काम करना है, ह्यूमन राइट को किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है, पेरिस प्रिंसिपल्स बताएंगे दोस्तों, आपको याद रखना। इस पेरिस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया दोस्तों। वो कमीशन क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट्स में भी है दोस्तों, ठीक है जी, स्टेट में भी, हमारे लिए ज्यादा सेंटर का है दोस्तों, ज्यादातर सेंटर का है। चलो दोस्तों बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब हमें पता लग गया 1993 में ये आ गया। चलो जी, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट केम इनटू फोर्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द सितंबर 28, 1993 को। सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1993 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। दोस्तों अब ये किन किन मैटर्स के साथ डील करता है, ये एक्ट में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। इस एक्ट में आपको मिलेगा नंबर 1 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक, दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है जी,
हर स्टेट में एक एक कमीशन होगी दोस्तों। एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है ये, आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं बोला गया ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है, बट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है ये सारे पॉइंट। छोटा सा ये लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और एक ह्यूमन राइट कोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दोस्तों, ठीक है जी। नाउ बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की दोस्तों, ठीक है। चलो जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। ये इस पे ध्यान दें दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है, देखो दो तरीके की बॉडीज होती है, जितनी भी कमीशंस है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने सुना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये क्या करेंगी, ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके सर्विसेज हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है दोस्तों। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो ये तभी थी, तभी उसी में डाल दी गई थी ये कमीशन, भाई ये कमीशन होगा, ये होगा दोस्तों। जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कराया, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, इलेक्शन करवाता है देश में, ठीक है। चलो जी, अब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दोस्तों। ये कौन सी बॉडी है, ये है दोस्तों स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल फीचर नहीं है, एक्ट, एक एक्ट के थ्रू इसको डाला गया, बाद में एक एक्ट के थ्रू इसको डाला गया। तो आपको याद रखना, आपको पूछेगा कि बताओ स्टैट्यूटरी, ये जो आपके नेशनल कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है, तो आप बड़े आराम से बोल देंगे ये स्टैट्यूटरी है। एस्टैब्लिश ऑन अक्टूबर 1993 एज पर द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, लेटर अमेंडेड इन 216, और आप देखेंगे 2019 में भी इसकी अमेंडमेंट हुई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, देश का कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है। और न्यू दिल्ली में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर, क्या हाँ इसका दिल्ली में है दोस्तों। अब ये काम क्या करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या है दोस्तों, आप देखें, इट इज ए वॉच डॉग, ध्यान रखेगा, ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। एग्जांपल के लिए राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी बात है, ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेगा भाई, ह्यूमन राइट्स को देखेगा, हमारे देश में ह्यूमन राइट्स लोगों को मिले, कोई वायलेशन ना हो, ठीक है, वायलेशन हो तो उस पर आप देखेंगे एक्शन लेगा दोस्तों। एक किसका काम है, ह्यूमन राइट कमीशन का काम है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। भाई ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है, कोई भी कमीशन है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी आपकी कमीशन होती है तो उसमें कुछ बंदे तो होंगे, एक ही बंदे से थोड़ी कमीशन बन जाएगी, कमीशन में कुछ बंदे होंगे, वो बंदे, इनमें हम देखेंगे कौन कौन बंदे होंगे, वो उसकी कॉम्पोजिशन होगी दोस्तों। देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या दोस्तों। नंबर 1, इट इज ए मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी, इसमें काफी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, विद 5 टाइम फुल मेंबर्स और 7 डीम्ड मेंबर्स दोस्तों, ठीक है। फुल मेंबर जो हमेशा इसके पार्ट्स रहेंगे, और कुछ मेंबर्स टाइम टू टाइम ये डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट आके आप सेक्शंस में दोस्तों ये वो क्या करेंगे, डील करेंगे, ये बात आप याद रखें, ठीक है जी। ए पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बिकम अ चेयरपर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब ये मेंबर तो होगी, मेंबर तो हो गए 5 मेंबर, ये आपके फुल टाइम है, 7 मेंबर आपके डीम्ड मेंबर है, ठीक है, सिंपल। अब इनमें एक चेयरपर्सन होगा, हर कमीशन जो होता है उसका एक चेयरपर्सन होता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिंपल। अच्छा, अब जो चेयरपर्सन होगा ना दोस्तों, चेयरपर्सन, अब चेयरपर्सन के क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल है, भाई चेयरपर्सन कौन चुना जा सकता है, बोलता है या तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, या फिर जज ही रहा हो एटलीस्ट, ठीक है, सिंपल। आप जज भी याद रख लेंगे तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट का नहीं बोला, किसका बोला है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है। वो बंदा जो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, या अभी भी है, मान लो अभी भी है, वो क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है, वो जज जो है, तकरीबन दोस्तों जो भी बंदा होगा ना, वो जज ही होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो जस्टिस ही होगा, उसको उठाएंगे चेयरमैन बनाएंगे दोस्तों, सिंपल। चलो जी, प्रेजेंट अगर आप चेयरमैन देखेंगे, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जो है, ये भी दोस्तों फॉर्मर आपके जज हैं सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, अरुण कुमार
मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉम्पोजिशन हो गया दोस्तों। मेंबर की अपॉइंटमेंट, अब इन जो कमीशन है इनको कौन चुनेगा दोस्तों, कौन चुनेगा दोस्तों, ठीक है जी। आप देखें, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, इलेक्ट नहीं होते दोस्तों, इलेक्ट नहीं होते भाई, कोई इलेक्शन नहीं होती है इनकी, इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का दोस्तों। दुनिया, इंडिया के टॉप अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, ये आपको पता है, सेंटर लेवल के, ठीक है। स्टेट लेवल के वो ये टॉप अपॉइंटमेंट्स गवर्नर करता है दोस्तों, सिंपल। चलो जी, अब प्रेसिडेंट किन लोगों को अपॉइंट करेगा, यहां पे ये भी बात समझने की जरूरत है। ऑन द रिकमेंडेशन, भाई कोई ना कोई ऐसी पहले एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो बॉडी कुछ नाम को रेकमेंड करेगी, सर इस बंदे को मेंबर बनाना है, इस बंदे को चेयरपर्सन बनाना है दोस्तों, ठीक है जी। अब वो मेंबर में कितने बंदे होंगे, 6 मेंबर कमेटी होगी दोस्तों, ठीक है। सिंपल तो बात, मेरी बात समझो, आपको नेशनल, सॉरी यहां पर लिखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बंदे चुनने हैं, मेंबर चुनने हैं, ठीक है, और आपको चेयरपर्सन भी चुनना है दोस्तों, चेयरपर्सन भी चुनना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाएगी दोस्तों, ठीक है जी, एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे दोस्तों, 6 मेंबर्स होंगे। कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 6। ये जो नाम रेकमेंड करेंगे वो नाम ही अपॉइंट किए जाएंगे फॉर द मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते दोस्तों, अब उनमें कौन कौन, वो 6 बंदों की कमेटी कौन होगी, प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। इन 6 बंदों के टॉप पे जो बंदा होगा वो भी इसका मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दोस्तों ध्यान से समझना, देखो आपको पता है लोकसभा का जो हेड होता है, जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। जो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। और ये चेयरमैन आपका बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा। बट यहां पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो मेंबर है, बट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मेंबर नहीं है, बल्कि डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर है। चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, याद रखना। और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, स्पीकर है दोस्तों, समझ गए। चलो दोस्तों आगे, द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा। देखो दोस्तों, 2, एक होती है रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, ठीक है जी। रूलिंग पार्टी के बाद में जो सबसे ज्यादा सीट्स जीत के आई है ना, उसको बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन दोस्तों, जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी, अपोजिशन है कांग्रेस दोस्तों, ठीक है जी। तो अपोजिशन आप देखेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो भी इसके मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा वो भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 6 बंदे जो है आपको देखने। अच्छा, एक और रह गया, वो है यूनियन होम मिनिस्टर, मीन्स अमित शाह, मिस्टर मोदी, ठीक है, मिस्टर अमित शाह, ये 2 बंदे हो गए, ठीक है जी। देन आप देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला, ठीक है। और ये सारी चीजें अभी हमने देख ली दोस्तों। बात करते हैं इनके टर्म की, बात करते हैं इनके टर्म की। टर्म मीन्स ये कि भाई अगर इन कमीशन को चुना गया, इन मेंबर्स को चुना गया, अब ये कितने टाइम तक सर्व करेंगे इस कमीशन में। ये तो नहीं है कि भाई एक बार चुन लिया अब ये करते ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट भी चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, प्रेसिडेंट आपका चुने जाता है 5 साल के लिए चुने जाता है, एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इनका भी कोई ना कोई टाइम पीरियड है दोस्तों। इनका टाइम पीरियड कितना है देखें आप, बोलता द चेयरमैन, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। दोस्तों कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, याद रखेंगे 5 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, बल्कि कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है जी। और या फिर until they attain the age of 70, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो जी 3 साल से पहले ही ये बंदा 70 का हो गया भाई, मान लो आज अपॉइंट किया गया, बट उससे पहले ही इसकी उम्र जो है, इस मेंबर की उम्र जो है वो 70 साल होगी दोस्तों। तो देन उससे पहले भी फिर इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, देन उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 साल इसका उम्र है, या फिर 3 साल नहीं तो कम से कम आप देखिएगा 70 साल से कम होगा तभी 3 साल ये सर्व कर पाएगा, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों रिमूवल ऑफ द मेंबर्स। अब ये जो मेंबर्स हैं इनको रिमूव अगर करना हो, ठीक है भाई, अपॉइंट तो कर दिया, अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने। किसकी रिकमेंडेशन पे किया, आप बोलेंगे 6 मेंबर कमेटी की। 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन है, आप बोलेंगे पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और दोनों ही हाउस के अपोजिशन के मेंबर
दोस्तों अपोजिशन के, ठीक है जी। राज्यसभा में अपोजिशन का हेड जो होगा और लोकसभा में अपोजिशन का जो हेड होगा दोस्तों, ये 6 बंदे की कमेटी होगी दोस्तों, ठीक। 3 साल के लिए चुन लिया गया। अब इनको हटाना है बाई चांस के लिए, रिमूव करना है, तो आप देखेंगे द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी। इनको हटाया भी जा सकता है, और वो कब हटाया जा सकता है दोस्तों, ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑन द चार्ज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बस इतनी सी बात याद रख लेना। अब इस पे आगे डिफाइन नहीं करता भाई वो मिसबिहेवियर क्या है, इनकैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो आप बस इतना सा पॉइंट याद रख लेना, इफ प्रूव्ड बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और वो भी कौन, कब, एक सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी बैठाएगी और इस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि हाँ भी ये बंदा इनकैपेसिटी शो करता है या मिसबिहेवियर शो करता है, तभी इसको निकाला जाएगा। ये नहीं कि दिल कर दिया प्रेसिडेंट का निकाल दिया, नहीं, ऐसे पहले इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी बैठने के बाद में और वो प्रूव होगा, देन इसको हटाया जाएगा। हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट करेगा दोस्तों। लगाने का भी काम और हटाने का भी काम किसका है दोस्तों, प्रेसिडेंट का काम है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखें आप। अगला है डिवीजन दोस्तों, ये कमीशन है की बॉडी है। इस कमीशन को भी सर्टन स्पेशलाइज्ड सेक्शंस में बांटा गया, इस कमीशन को सर्टन स्पेशलाइज्ड सेक्शंस में बांटा गया है। आप देखेंगे कमीशंस हैज आल्सो 5 स्पेशलाइज्ड डिवीजंस। कितनी डिवीजंस में बांटा गया दोस्तों, आप बोलेंगे 5 इंपॉर्टेंट डिवीजंस में बांटा गया। ये भी आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है जी। ह्यूमन राइट कमीशन की कितनी स्पेशलाइज्ड डिवीजंस हैं, आप बोलेंगे कितनी है जी, 5 है दोस्तों। नंबर 1 है लॉ डिवीजन, नंबर 1 है लॉ डिवीजन। दूसरी है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन दोस्तों, ठीक है जी। तीसरा है पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीजन। फोर्थ ट्रेनिंग डिवीजन। फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन दोस्तों। आपको सवाल बनेगा, याद रखना ये कितनी डिवीजन्स में बटा है ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों, 5। कब इंप्लीमेंट किया गया, 1993 में दोस्तों, ठीक है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी है ह्यूमन राइट कमीशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, सिंपल। चलो नाउ ये था हमारा दोस्तों ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स के फीचर्स, ह्यूमन राइट्स के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों बड़े आराम से। कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में। आपको यहाँ पे प्रियम्बल में भी ये फीचर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो लिबर्टी की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, डिग्निटी की बात करेगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे मेरी बात आप, ठीक है। और अब कुछ सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगला टॉपिक हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे। चलो जी, हाउ मेनी फुल मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों, कितने। आप पॉज करें, आंसर करें, पॉज करें, आंसर करें, अपने मन में सोचें और फिर आप आंसर करें। बड़ी ईजी है, ठीक है जी। क्या पूछा है देखो यहाँ पे, फुल टाइम मेंबर्स पूछे हैं, फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स दोस्तों कितने हैं। चलो जी, 5, 6, 7 या 8। सिंपल आंसर दोस्तों इसका कितना है, 5। सिंपल 5 फुल टाइम मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो नेशनल लेवल पे है दोस्तों, आपको बताना है कौन इसका चेयरपर्सन है अभी के लिए। अरुण कुमार मिश्रा, DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ठीक है, बताएं। सिंपल आप बताएंगे अरुण कुमार मिश्रा जो है ये करंट चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दोस्तों। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश। ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये कब एस्टैब्लिश की गई थी, 1948, 1990, 1991, 1993। इसका आंसर भी आप बड़े आराम से दे दोगे दोस्तों, वो है 1993, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। चलो, हु अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, बताएं, सोचें, बताएं। इजी है, बस यही तरीके से आपको सवाल आएंगे। वेरी सिंपल सवाल आज आपको ये पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, तो आंसर इसका इजी है, प्रेसिडेंट दोस्तों, इसका आंसर है प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज लोकेटेड इन, ठीक है जी। चलो दोस्तों बताएंगे, शाबाश, कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे दिल्ली में। द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, कितना टर्म है दोस्तों, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे 3 साल। आप बड़े आराम से बोलेंगे 3 साल। एक सवाल का जवाब दोस्तों आप और दो, एक सवाल का जवाब और दो। ये क्वेश्चन मैं फॉर्म करता हूं,
अभी आप देखना दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट सवाल है ये, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन was established in India in 1993, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों, डेप्यूटी स्पीकर is one of the members of National Human Right Commission. Third, members are appointed on the recommendation of प्राइम मिनिस्टर ओनली। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ओनली। ये तीन स्टेटमेंट आपके पास, ऑप्शंस आपके पास ओनली वन, ठीक है जी, ओनली टू, 2 and 3, 1 या फिर ऐसे लिख दें 1, 2 and 3। चलो दोस्तों इसका आंसर करें दोस्तों। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ा हुआ ये आपका सवाल है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग ये तीन स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /R करेक्ट, बताओ दोस्तों, ठीक है बताओ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1993, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर यानी कि डेप्यूटी स्पीकर मतलब लोकसभा का, इज द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, स्पीकर होता है दोस्तों। और राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन होता है, चेयरमैन नहीं होता दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। अगला, मेंबर्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके रिकमेंडेशन पे इनके मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे दोस्तों, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नहीं, ओनली लिखा है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं होता है दोस्तों। कितने कमेटी होती है दोस्तों? कितने मेंबर की? 6 मेंबर कमेटी है दोस्तों, 6 मेंबर कमेटी। इन 6 मेंबर की कमेटीज की रिकमेंडेशन पे ही इसको अपॉइंट किया जाता है। जल्दी से दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि वो 6 मेंबर कौन है दोस्तों, ठीक है। 6 मेंबर कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 आपका कौन हो जाएगा? पीएम। नंबर 2 है आपका होम मिनिस्टर। नंबर 2 है आपका होम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो आपका होगा वो होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चौथा जो है आपका दोस्तों ये है डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। और लीडर्स ऑफ अपोजिशन, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के जो लीडर्स होंगे ना दोनों हाउस के, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो लीडर्स होंगे ना अपोजिशन, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो कुल मिला के ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, इनके नाम से रिकमेंडेशन। होप ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। समझ आया? आपका फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स में बताएं दोस्तों। सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 30 आर्टिकल्स होंगे, वो 30 आर्टिकल 30 डिफरेंट राइट्स की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। उनका भी हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो देखेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। पढ़ते रहें और पढ़ते ही रहें बस, और कुछ मत करें। थैंक यू।